So dear students, today we are going to start kinematics. Although we have discussed some of the concepts of kinematics while studying the vectors, but here we will do a brief revision of those concepts and we will know further detailed concept of the kinematics. So as I already talked in the last class, when I give a small introduction to kinematics, I am writing it here once again. What is the definition of kinematics? Definition of kinematics. And I hope you all know this. Kinematics क्या है? Kinematics is the branch of that branch of physics जिसमें हम different types of motion के बारे में पढ़ते हैं, motion से related equation के बारे में पढ़ते हैं, उसको solve करना सीखते हैं, without investigating the cause of motion or the effect of motion. याद है? Last class में हमने discuss किया है. बताइए बेटे. Yes, sir. Okay, so let me write it once again. It is the branch of physics. You can say branch of physics or mechanics of motion. Mechanics of motion. मैकेनिक चैप्टर है पूरा भी आपका, ये मैकेनिक्स का ही चैप्टर चलेगा बहुत दिनों तक. कई चैप्टर है मैकेनिक्स में, है ना. Kinematics, laws of motion, work energy power, okay, conservation of momentum, collision, rotational motion, fluid mechanics, gravitation, simple harmonic motion. There are 7 to 8 chapters that you have to study. यानी कि 50% आपका 11th class मैकेनिक्स ही है, more than 50% समझ लीजिए मैकेनिक्स ही है. Okay, मैकेनिक्स ऑफ मोशन का कौन सा ब्रांच है ये? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, स्पेशली कौन सा? फिजिक्स के किस पार्ट का? मैकेनिक्स ऑफ मोशन, है ना. जहां पे हम मोशन की बात करते हैं, किसी के मूवमेंट की बात करते हैं. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इसके किस ब्रांच का? मैकेनिक्स ऑफ मोशन का ब्रांच है. मैकेनिक्स ऑफ मोशन का ये ब्रांच है. कौन सा? इन विच वी स्टडी अबाउट different types of motion, different types of motion, in which we study about different types of motion and equations involving those motions. We are representing those motions. Without dealing with the cause and effect of motion. So that is what we call kinematics. Simply हम लोग मोशन कितने पढ़ते हैं, क्या क्या है, मोशन का मीनिंग क्या है ना. ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं. 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन. इस तरह से हम अलग अलग चीजों के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग दोस टाइप्स ऑफ मोशन, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना बेटे. सो दैट इज व्हाट काइनेमेटिक्स. सो प्लीज राइट दिस डेफिनेशन, राइट डाउन दिस डेफिनेशन. Come on, note it down. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay, बेटा.
frame of reference, or you can say reference frame. reference frame, frame of reference शॉर्ट में reference frame भी कहते हैं, एक ही चीज है ना. frame of reference और reference frame आपको आता है ये बेसिकली. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़ा ना, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर. सो ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या होता है ना, इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट along with a device to measure time. मोशन अगर हो रहा है तो टाइम की तो जरूरत है ना, बिना टाइम के कैसे मोशन को डिसाइड करेंगे. इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस कह सकते हो, है ना. कोऑर्डिनेट्स बहुत तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे सिलेबस में. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो हम उसी की बात करेंगे. इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस along with a device to measure time, है ना. it is a system, है ना, it is a system. okay, it is a system of coordinate axis, okay, along with a device to measure time that helps us to do the study कह सकते हो या इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो, है ना. इन्वेस्टिगेट करना मतलब स्टडी करना. इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मोशन इन स्पेस. ओके, सो इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस along with a time. कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा. एक्सिस लेने हमने आपको सिखाया है. ओके, उन सभी कॉन्सेप्ट को याद रखना है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर एक्स इधर है वाई इधर, एक्स क्रॉस वाई जेड इधर आएगा बाहर की ओर, तो जेड बाहर हो गया, ऐसे दिखा देते हैं. चलिए, तो दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस, डॉटेड इज नेगेटिव जेड एक्सिस. इसी तरह से इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज ऑरिजिन, है ना. तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज इन द outward direction. So z axis, you can see that z axis is in the outward direction. It is like this. So this one is the z axis, you can see this one is the z axis, है ना बेटा, बाहर की ओर. तो ऐसे करके 13 बोर्ड पे बना दिया है ना. एक्चुअली ये 90 डिग्री पर है, दिख रहा है, क्लियर है. यस सर. बाहर की ओर z एक्सिस है, तो देखने में थोड़ा टेढ़ा लगता है ना वीडियो में, इसलिए टेढ़ा करके बनाते हैं, है ना, वो चीज है. चलो, तो इस तरीके से ये हो गया 3D में. तो ये हो गया along with a device to measure time, है ना. अब आपको ये क्वेश्चन में कोई घड़ी देगा, आपको मन में सोचना है, घड़ी आपके दिमाग में है ना. टाइम मेजरिंग डिवाइस आपके दिमाग में है. इनके सब प्रॉब्लम में इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, मन में सोचते हैं. पर क्या है वो समझ लो. एक आपके पास कोई घड़ी है या स्टॉप वॉच है, यू कैन मेजर द टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच. तो ये आपका टाइम मेजरिंग डिवाइस है. 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, इस तरह से टाइम मेजर करने वाला है आपके पास कोई डिवाइस है. सेकंड भी होगा, मिनट, आवर भी होगा. तो ये कोई घड़ी है बेटा, है ना. इस तरह से घड़ी हो गया, मान लो लाइक दिस. ये छोटा वाला कांटा इसे बना लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये सेकंड का कांटा हो गया, ये मिनट का कांटा हो गया, है ना. घड़ी से लाइक दिस. ये सेकंड वाला कांटा हो गया, छोटा वाला आवर का होता है, यू नो दैट. चलिए, सो टाइम, दिस इज शोइंग यू द टाइम एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस. टाइम प्लस कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों को मिलाकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. जब भी आप मोशन की बात करेंगे, मान लो मेरा बच्चा
आप अपने घर से स्कूल के लिए निकले, आपका स्कूल 2 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 किलोमीटर। अगर आपको 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो ये बताइए क्या आप घर से 2 किलोमीटर चले जाएंगे तो स्कूल में पढ़ाई कर लेंगे? बोलो, क्या आप अपने घर से 2 किलोमीटर चले जाएंगे, स्कूल पहुंच जाएंगे तो आप पढ़ाई कर पाएंगे? बताओ। नो सर। डायरेक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग खो जाएंगे। नहीं, डायरेक्शन भी है, चलो सब कुछ है, सही डायरेक्शन में गए, एक्सिस आपको दिया यानी कि डायरेक्शन पता है, मतलब आप अपने घर से निकले और स्कूल पहुंच गए, पढ़ाई कर पाएंगे? तो टाइम से पहुंचना पड़ेगा ना। टाइम से पहुंचना पड़ेगा, है ना। टाइम भी तो मोशन, 2 किलोमीटर जाना नहीं है। पता चला हम 6 बजे सुबह निकले स्कूल के लिए, पहुंचना था 7 बजे, 7 AM पे पहुंचना था, 6 AM पे निकले, तो 6 AM पे निकले और 7 AM पे हमें पहुंचना था, और हम 6 AM पे निकल के आराम से घूमते फिरते दोस्तों के यहाँ मौज मस्ती करते हुए, रास्ते में मूवी वगैरह देखते हुए आराम से 4 बजे शाम को पहुंचे स्कूल, है ना। 4 बजे शाम को पहुंचे। तो भाई सीधी सी बात है, घर से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर था, टीचर कहते थे जब आप घर से 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट करके स्कूल आओगे तो आप पहुंच जाओगे और आपको हम पढ़ाएंगे। आपने बोला था 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट करके स्कूल पहुंचोगे तो आप पढ़ाओगे, आप मुझे पढ़ा क्यों? मैं स्कूल पहुंच गया हूं, 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो भी गया, बट यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ द टाइम, you have not taken care of the time. Is that clear? So time is very important for a motion. यानी कि अगर आप 6 बजे निकले हैं और 7 बजे से स्कूल शुरू है तो आपको 1 घंटे ही स्कूल पहुंचना था। Is that clear? Is that clear? समझो। Yes sir. 1 घंटे या उससे पहले पहुंचना था, आप 1 घंटे से ज्यादा करके पहुंचेंगे, हो सकता है स्कूल का गेट बंद हो गया, आप 8 बजे पहुंचे और आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिली, है ना बेटा, ये भी हो सकता है, या आपको एंट्री मिल गई तो पहला पीरियड, so you will be in the loss. Is that clear? तो ये बात समझिए कि मोशन की जब भी हम बात करते हैं टाइम इंपॉर्टेंट है ना। कहीं भी आप घर से निकले, 20 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था, आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो क्या ट्रेन पकड़ लेंगे? ट्रेन का टाइम हो सकता है 8 बजे, आप 9 बजे पहुंचे, आप नहीं पकड़ पाएंगे, बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट। सो whenever we discuss about the motion, the time is a very important factor. Is that clear? Is that clear? So in order to describe a motion, you don't only need x-axis, y-axis and z-axis, but also you need a device to measure the time. You also need a device to measure the time. And time is the 4th coordinate. Time is the 4th dimension. Okay, so this is the 4-dimensional space. This is the 4-dimensional space. And what is the 4-dimensional space? One dimension is x-axis, second dimension is y-axis, third dimension is z-axis, and fourth dimension is not length. Fourth dimension is time. Is that clear? Fourth dimension is time. इसी को हम कहते हैं 4-dimensional space. 4 लेंथ होते हैं, that is x-axis, y-axis, और चौथा डायमेंशन आपका क्या होता है? चौथा डायमेंशन आपका टाइम होता है। तो जब भी आप मोशन करते हैं, योर मोशन इज ऑलवेज इन 4 डायमेंशन, है ना। इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देयर आर 2 डायमेंशन and another dimension is time, which will be always present whether your motion is 1D, 2D or 3D. तो हम 1D, 2D, 3D in terms of coordinate system कहते हैं, और जो 4th dimension है that is always important, that is time. Is that clear? Is this point clear? Yes sir. हाँ बेटा, तो यानी कि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, फ्रेम कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या डिफरेंस है जानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिंपली XYZ हो गया, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस along with coordinate axis of device to measure time is also important, है ना। So that is required. So time is the 4th dimension for the, है ना, for the study of motion, for the study of science. So that is what we call 4th dimensional space. Come on, do it. हो गया ये, नोट कर लो इसको, राइट डाउन व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह वर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करूंगा फिजिक्स में। इज दैट क्लियर? यानी कि आपके दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि हर एक मोशन को मैं बोलूं या ना बोलूं, किसी क्वेश्चन में लिखे या ना लिखे, ये बात हमेशा याद रखना है कि मोशन इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ, मोशन इज ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ, come on tell me, Frame of reference. टाइम। टाइम। फ्रेम तो ठीक है, टाइम, टाइम will be always there,
है ना, ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान रखना है। ऑब्वियसली फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑल्सो मेरा बच्चा, टाइम ऑल्सो, है ना, तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि टाइम तो होगा ही होगा, है ना। दिस इज सो ऑब्वियस, सो जनरल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू से। चलिए नोट कर लो इसको। समझा बेटा, प्लीज रिपीट। हो गया मेरा बच्चा, रिटन डाउन, रिटन। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड। चलिए, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कभी भी किसी मूल को, हम कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, भले हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पेपर पे दिखाएं या ना दिखाएं, हमारे दिमाग में होना चाहिए, है ना। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिमाग में रखे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, याद रखिएगा, वरना गलत होगा, चाहे कितना छोटा से छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बैठाना ही बैठाना है, भले आप पेपर पे रिप्रेजेंट करें ना करो। मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में तो पेपर पे भी रिप्रेजेंट करिए, है ना। इट इज अ गुड हैबिट टू रिप्रेजेंट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन द पेपर। 1D है तो एक एक्सिस, 2D है तो 2 एक्सिस, 3D है तो तीनों एक्सिस, ठीक है। जनरली क्वेश्चन 1D 2D में आता है, 3D में बहुत रेयर आता है, ठीक है। आएगा तो आई कैप जे कैप के कैप में आएगा, तो नहीं दिखा पाओगे 3D, है ना, वो चीज है बेटा। तो आइए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिमाग में रखना ही रखना है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्यों? frame of reference is that system with the help of which we describe the motion of any object. Is that clear? So frame of reference क्या है, हम कह सकते हैं, ये definition हो ही गया, it is a system of coordinate axis along with device to measure time that help us to study or investigate any motion in space. यानी कि आप कह सकते हैं लैब की तरह, it is a laboratory. Any frame of reference is working as a laboratory to describe the motion, to study the motion. है ना बेटा। फिजिक्स की लेबोरेटरी क्या है? फिजिक्स की लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरे यूनिवर्स को ऑक्युपाई करता है, यानी कि पूरा यूनिवर्स हमारा लेबोरेटरी है ना। एंटायर यूनिवर्स इज आवर लेबोरेटरी। कम ऑन। सो नाउ वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस। सो नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ मोशन। देयर आर, मैंने पहले इस पे थोड़ा बात किया था, आज हम लोग डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे बच्चों, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन।
सबसे पहले हम जान लें व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन, आखिर ये मोशन होता क्या है, किसको कहते हैं मोशन? कम ऑन, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज मोशन? Change in position of हाँ बोलो। चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन। चेंज इन पोजीशन, with हाँ, with इन अ respect फ्रेम to ऑफ time. रेफरेंस, इन अ फ्रेम ऑफ, हाँ, विद पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट फ्रेम ऑफ ऑफ रेफरेंस। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ना बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो फोर्स की बात हो गई, उस पे नहीं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैंने क्या बोला, मोशन की स्टडी कहां से करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोले तो दोनों चीज आ गया, किस आ गया, टाइम भी आ गया। क्लियर? जैसे सुजन ने बोला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन आल्सो, एक्स वाई जेड एक्सिस आल्सो, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों आ गया ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आ गया और टाइम भी आ गया। ये बात समझ में आया बच्चों? ये बात आ गया समझ में? बोलिए। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में अगर चेंजिंग हो रहा है और साथ ही साथ टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंजिंग हो रहा है तो हम कहेंगे मोशन है। यानी कोई भी बॉडी किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। इतना ऑब्वियस है इसलिए हम लोग मेंशन अलग से भी कर देते हैं, ना भी करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंक्लूडेड एज अ फोर्थ डायमेंशन, याद रखना है कि टाइम इज इंक्लूडेड इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज इट्स फोर्थ डायमेंशन, ठीक है। बट इट इज बेटर टू स्टिल से दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आप कह दो, क्या कहोगे, है ना, इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन, कुल आप लोगों ने सही बात बताया था, बस लैंग्वेज थोड़ा सही कर लेते हैं। इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ना भी लिखे तो चलेगा क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम आ ही जाता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम, in a frame of reference, then ध्यान दीजिएगा इस बात पे, then the body is said to be in motion in that frame, in that frame of reference. Is that point clear? And if a body changes its position with respect to time in a frame of reference, if a body changes its position with respect to time in a frame of reference, the body is said to be in motion in that frame of reference. Is that point clear? Is this point clear मेरा बेटा? बताइए। Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। यानी कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, समय के साथ बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना। कोई भी बॉडी मूव करेगा तो पोजीशन होगा, रेस्ट में होगा तो रेस्ट में पोजीशन नहीं चेंज होगा, है ना। उस फ्रेम में रेस्ट में है तो फ्रेम पे डिपेंड करता है, याद रखिए, है ना। एग्जांपल भी मैं दूंगा अभी, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, origin also। तो मान लो कोई बॉडी यू मूव 3D स्पेस में, तो डायग्राम में तो ऐसे ही बनाएंगे, इस पे बना देते हैं। चलो, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली कोई ग्राफ नहीं है, ये पाथ है ना। दिस इज नॉट ग्राफ, दिस इज नॉट एक्स वाई जेड, ग्राफ नहीं है, पाथ है। दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ मोशन। जिस पाथ पे बॉडी चल रही है वो पाथ है बेटा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ मोशन, समझा। 3D में ऐसे यू 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 जैसे भी जा रहे हैं, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ मोशन, समझ रहा है। चीज होता है ग्राफ, अलग चीज होता है। ग्राफ एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी की बताता है, ग्राफ एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी में वेरिएशन बताता है। ये पाथ है, पाथ मतलब जिस रास्ते पे बॉडी चल रहा है, पाथ, रास्ता, ट्रैक, है ना। इस पाथ पे बॉडी मूव करके जा रहा है, तो दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, है ना। तो पाथ ऑफ मोशन हो गया, तो ये पाथ ऑफ मोशन है।
तो पाथ ऑफ मोशन जो चल के जा रहा है, मान लो किसी समय बॉडी यहाँ पे था, P पॉइंट पे था या P1 पॉइंट पे था, तो बॉडी जब P1 पॉइंट पे था तो बॉडी का पोजीशन बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन? पोजीशन बोले तो मतलब है पोजीशन वेक्टर। इज दैट क्लियर? पोजीशन वेक्टर में पोजीशन कहते हैं बच्चों, ये बात दिमाग में रखिएगा। जब भी पोजीशन की बात करें, अंडरस्टूड है कि पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। तो देख लो ये हो गया R1 पोजीशन, R1 पोजीशन। मान लो बॉडी P1 से चल के P2 पॉइंट पे चला गया है, बॉडी P1 से चल के P2 पॉइंट पे चला गया है, तो बॉडी का पोजीशन क्या हो गया? What will be the new position of the body? The new position of the body R2. equal to R2. Very good. So new position of the body is equal to R2 vector. तो बॉडी देख लो R1 से R2 पोजीशन पे चला गया ना, R1 से R2 पोजीशन पे चला गया, यानी कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो बॉडी आपका इस फ्रेम में मोशन में कहलाएगा। क्लियर है ये बात? Yes, sir. हाँ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट इज R2 माइनस R1, जो आपने पढ़ा था। अभी फिर से उस बात को हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं तो ज्यादा टाइम उस पर नहीं देंगे। फिलहाल आप लिख लीजिए। सो दिस P1 P2 विल बी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। P1 P2 विल बी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज का मैंने फॉर्मूला बताया था, हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। Position vector, so change in position vector, that is delta r। delta r क्या हो गया आपका? R2 माइनस R1 आता था, आपने वेक्टर में देखा था R2 माइनस R1, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा ही, है ना? वापस लौट जाएगा उसी पॉइंट पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन मोशन तो हो रहा है ना? इंस्टेंटेनियस तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ना। चलो करो इसको, जल्दी से करो, नोट कर लो, शॉर्ट में लिखते चलेंगे। पोजीशन वेक्टर वगैरह ये सब पढ़ा चुका हूं, शॉर्ट में बस उसको रिप्रेजेंट करता हुआ चलूंगा, लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो काइनेमेटिक्स आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा बेटा, क्योंकि आपने अच्छे से वेक्टर पढ़ा है और कैलकुलस भी अब पढ़ रहे हो। यू विल बी फीलिंग द काइनेमेटिक्स वेरी इजी, है ना? बहुत इजी लगेगा आपको। बस इजी तो है, लेकिन मेहनत की कमी नहीं है, मेहनत अभी भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इजी है तो सर ने बोला इजी लगेगा तो हम पढ़ाई बहुत कम करें, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, है ना? मेहनत खूब करना पड़ेगा, मेहनत करोगे समझते जाओगे। Noted down. नोट कर लिया बेटे?
प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. और मैं आगे बढ़ूं, अच्छे से बना लीजिएगा। पाथ ऑफ मोशन है, याद पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट्स नॉट ग्राफ, इट इज पाथ। रास्ता, जिस रास्ते पे बॉडी चल रहा है। अब देखो, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन। बेटे डिफरेंट पैरामीटर्स में दो तरह के पैरामीटर्स आपके आ जाएंगे, और इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। एक तो वेक्टर पैरामीटर्स, वेक्टर पैरामीटर, और दूसरे हो जाएंगे स्केलर पैरामीटर्स। देख रहे हो, वेक्टर स्केलर का काम आ गया। अगर हम वेक्टर स्केलर नहीं पढ़ते तो कैसे समझते? तो दैट्स व्हाई वेक्टर एंड स्केलर आर इंपॉर्टेंट। वेक्टर पैरामीटर्स एंड स्केलर पैरामीटर्स। कौन है वेक्टर पैरामीटर्स? कोई मुझे व्हाट आर द वेक्टर पैरामीटर्स ऑफ मोशन? आई नो यू नो इट, कम ऑन टेल मी, बताते जाइए। वेक्टर पैरामीटर्स में क्या क्या पढ़ोगे? पोजीशन वेक्टर पढ़ोगे, और क्या पढ़ोगे? डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़ोगे, है ना। वेलोसिटी में दोनों पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, पहले एवरेज ही पढ़ोगे। उसके बाद एक्सेलरेशन, और इसमें भी यही होगा। इसमें भी आपका एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस आएगा। क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज होते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज से आता है। और जहां भी रेट ऑफ चेंज आएगा, दो तरह का रेट ऑफ चेंज हो जाता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना बेटे। सो दीज आर द योर वेक्टर पैरामीटर्स। आप पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में भी रख लो, मोमेंटम भी आप पढ़ते हैं। मोमेंटम क्या होता है? You study mass into velocity, that is momentum. उसके बाद स्केलर पैरामीटर्स में आप पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दूसरा दो ही है मेन, स्पीड, स्पीड। स्पीड में आपके दो तरह के हो जाएंगे, यहां भी इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना, बस इतनी ही कहानी है काइनेमेटिक्स में। इसी के बारे में आप पढ़ते हैं, 1D पढ़ते हैं, 2D पढ़ते हैं, 2D में प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, 3D में जनरल क्वेश्चंस जानते हैं, है ना, मोशन पढ़ते हैं। सब में यही सारी चीजें हैं, है ना। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यही है, इनका मतलब समझते हैं तो काइनेमेटिक्स समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन टेल मी। आपने पहले भी इन सभी चीजों का नाम सुन रखा है, अब आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे और उसको आप सॉल्व करना सीखेंगे, कैलकुलस से रिलेट भी करोगे। बोलो बेटे, बताओ, यहां तक की बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, दैट्स नाइस। चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सभी चीजों को।
हो गया? नो सर। हाँ कर लो, जल्दी से लिख लो बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो पहले नंबर पे हम लोग जान रहे हैं पोजीशन वेक्टर। है ना मेरा बेटा? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो ये आप बताएगा मुझे, पढ़ चुके हो, बताओ, लास्ट चैप्टर में पढ़े हो। ओरिजिन से सर किसी पॉइंट के किसी पॉइंट बिल्कुल पे जो सही, वेक्टर ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर। ज्वाइन करने वाले वेक्टर। हाँ, यही मेन चीज यही है। और वर्ड्स में क्या कहते हैं? A vector which represent the position of a point with respect to origin is called position vector, है ना? तो क्या हो जाएगा? अच्छा, बिल्कुल लिख ही देता हूँ, बोलना क्या है। और वेक्टर लिखाया भी था बेटा, दैट वहां कोऑर्डिनेट लिखाया था या फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख देंगे, बस इतना ही है। रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to origin of a frame of reference. Okay, the position of a point with respect to of a frame of reference is called position vector. Vector of point, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। Hence हम क्या कह सकते हैं? पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, position vector of a point is a vector from the origin to a point in space. Vector from the origin पे टेल होगा, to that point, that किसके लिए? इस पॉइंट के लिए, पॉइंट in space, origin
किसका ऑरिजिन, अंडरस्टूड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ऑरिजिन है ना बेटा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करने को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका रहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट। हेलो सर। क्या मैंने क्या बताया है बेटे, सबको आवाज जा रही है मेरी? आई थिंक देयर वाज अ डिस्टर्बेंस इन द कनेक्शन फॉर अ व्हाइल। सबको आवाज आ रही है मेरी? तो वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार रिकनेक्ट करोगे? सर आपका चला गया था अभी थोड़ी देर पहले। अब आ रहा है वीडियो? हाँ अभी हाँ क्लियर सर। नहीं आ रहा, बस आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है तो रिकनेक्ट कर, है ना? आई कैन 3 मिनट, यू कैन रिकनेक्ट। ओके, अब क्लियर आ रहा है बच्चों? यस हाँ सर। बेटे, अब क्लियर है ना? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप हाँ भी देख, एक बार कर दीजिए ना। हेलो सर कहाँ है सर? गया। मोहित तुम होस्ट है अभी शायद। यार सर से पूछना है, ये समझ नहीं आया वाला, सुनाई नहीं दिया कुछ। सर ही नहीं है।
हेलो। हाँ मुझे लगता है एंड करते क्लास को, फिर रिकनेक्ट करते हैं। सर को कॉल करता हूँ। कर रहा है, यूज कर रहा है। एंड करते क्लास को। रिकॉर्डिंग हट जाएगा इसीलिए नहीं करना चाह रहा है। रिकॉर्डिंग तो पुश कर रहा है, देख। सर तो क्या चले चीज? गए। हाँ सर चले गए अब। चलो तो फिर से रिकनेक्ट कर देंगे। हाँ पीयूष तो एंड कर क्लास। पीयूष आ गया हाँ आ गया। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था, देखो आई थिंक अब कनेक्ट हो गया है, देखो। तो वीडियो नहीं आ रहा है लेकिन। नहीं आ रहा सर, बस आपको आ गया सर, आ गया आ गया। अब आ रहा है। हाँ हाँ यस सर। सर। अब क्लियर आ रहा है। सर ये समझा दीजिए एक बार फिर से। हाँ बोलो, अब आ रहा है अब। यस सर। वीडियो इज क्लियर। यस सर, एक बार समझा दीजिए, ये वाला कुछ सुनाई नहीं और दिया। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, है ना। अब क्लियर दिख रहा है ना। हाँ सर। आइए चलिए देखते हैं। हाँ, हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग द पोजीशन वेक्टर। सबको यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया कि वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट के पोजीशन को बताता है, उसे आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, है ना। तो वो चीज है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज अ वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों चीज एक ही चीज है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट इन स्पेस। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये देख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो P1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर नाम दे दिया R1, P2 का पोजीशन वेक्टर नाम दिया R2, ये हो गया। उसी तरह से कोई जनरल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर P है, तो किसी भी जनरल पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो R वेक्टर क्या? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहां पे एक्स क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो गया, जनरल कोऑर्डिनेट, है ना। कोई स्पेसिफिक वेक्टर होगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो वैल्यू करके रखेंगे। एक्स हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और जेड हो गया जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेक्टर। इज दिस पॉइंट क्लियर? बताइए, ये बात समझ गए? कम ऑन। यस सर। हाँ तो ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे मैं बताता हूं।
हो गया बेटा, नोटेड डाउन, देख लीजिए। चलो आगे बताता हूं अब। तो पोजीशन वेक्टर आपको क्लियर है? एसआई यूनिट ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताओ? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ पोजीशन वेक्टर? एसआई यूनिट क्या होगा पोजीशन वेक्टर का? बेटा तो कैलकुलेशन सर कुछ नहीं होगा, कैसे कुछ नहीं होगा? मीटर होगा फिर। मीटर होगा। अरे पोजीशन बता रहे हैं, लेंथ में ही तो बताएंगे कितनी दूरी पे है? होगा ना मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट। बाकी आप सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी यूज कर लो, मीटर होगा। मीटर कुछ भी कैसे नहीं होता है, मीटर को होगा ना बेटा। तो लिख लो, इसीलिए तो पूछा था एसआई यूनिट, है ना। यूनिट डायमेंशन इसीलिए पढ़ते हो कि पता होना चाहिए। तो वो आपका मिस हो गया था, उसको मैं कराऊंगा, फिर से कराऊंगा। वंस यू विल बी हियर आई विल डू दैट, है ना। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी करा देंगे। एसआई यूनिट ऑफ position vector. So SI unit of position vector will be equal to मीटर। मीटर सिंबल क्या यूज करते हैं? एम, है ना। अब ये मोलैलिटी मत समझ लेना केमिस्ट्री वाला, वो अलग चीज है, दोनों को एम से प्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन की बात होती है, कंसंट्रेशन की बात होती है, दैट इज अ डिफरेंट केस। यहाँ पर आप लेंथ की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, है ना। केमिस्ट्री का कंसंट्रेशन का क्वेश्चन और फिजिक्स का पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन में फर्क होता है ना। तो यूनिट का सिंबल सेम है बट मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। यूनिट ऑफ पोजीशन वेक्टर इज मीटर। मीटर को आप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सम एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स यू कैन से, सम एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। देखो मैं 1D 2D 3D तीनों में बात करूंगा। 1D वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन में मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर आपका R1 हो गया 2 मीटर आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में 2 मीटर पे है ऑरिजिन से। R2 मान लीजिए हो गया -3 मीटर जे कैप। रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो ना एक्सिस पे? यस सर। हाँ 3D होगा तो 3D को पेपर पे नहीं कर सकते है ना, वो तो हमें स्पेस चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3D स्पेस में करना होगा, है ना। पेपर पे नहीं लिख सकते उसको। लेकिन 1D 2D को तो कर ही सकते हैं पेपर पे। तो मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस समझने के लिए कह रहा हूं। R3 मान लो वाई एक्सिस है, मान लीजिए 2.5 मीटर, है ना। ये तो जे वाई एक्सिस में ही हो गया। 2.5 मीटर जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस में अगर है, ये निगेटिव वाई में हो गया, ये पॉजिटिव एक्स में हो गया। R4 इस तरह से देख लो, है ना। मान लीजिए 22 कुछ भी ऐसे लिख लो ना, 13/4 मीटर के कैप, कुछ भी हो सकता है ना। जो भी वैल्यू लेना चाहो इस तरह से। पोजीशन 0 ले लेंगे तो ऑरिजिन ही हो जाएगा, है ना। 1D हो गया। 2D में कुछ पोजीशन वेक्टर्स देखिए, सबका फॉर्मेट वही है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वैल्यू हो गई 2 मीटर, वाई और जेड क्या हो गया 0 हो गया, है ना। कंपोनेंट आता है ना देखना। 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में कुछ वेक्टर्स देख लीजिए। R1 पोजीशन वेक्टर जैसे मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना। R2 पोजीशन वेक्टर ओके 2i कैप माइनस k कैप। मीटर लगा दो, है ना। मीटर लगा दो, सेंटीमीटर लगा दो, कुछ भी कर सकते हो।
R3 है ना, माइनस आई कैप प्लस के कैप, किलोमीटर मान लो, किलोमीटर हो गया तो 10⁻³ हो जाएगा, है ना। R4 देख लीजिए, है ना, 5 जे कैप प्लस के कैप, ये YZ प्लेन में हो गया मीटर, है ना बेटा, लाइक दिस। इस तरह से वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। 3D में देख लो, 3 डायमेंशंस में एग्जांपल्स देख लीजिए। सो 3 डायमेंशन में कोई R1 ले लो, R1 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, है ना, प्लस 6 के कैप मीटर मान लीजिए, लाइक दिस। R2 देख लीजिए, माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप मीटर, है ना बेटा, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे देख सकते हैं। तो आई थिंक यू नो व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन वेक्टर, इज दैट क्लियर। जैसे इसको कहें, इसका x कंपोनेंट -3 मीटर हो गया, y कंपोनेंट 4 मीटर हो गया, मतलब x में आप -3 इधर चले गए, -3 चले गए, y में 4 चले गए ऊपर, और z में क्या चले गए, +12, यानी कि 12 मीटर आ गए, है ना। बोलो, इस तरह से समझ सकते हैं हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट इन 3D, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज पोजीशन वेक्टर्स। सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है, सारी दुनिया के सारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, जैसे यहाँ है। ऐड कैसे करेंगे, जैसे वेक्टर को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, वही चीज है, बदल नहीं जाएगा। कि अच्छा पोजीशन वेक्टर में भी वेक्टर के ही सारे रूल लगेंगे, ऑब्वियसली लगेंगे, पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर है तो बिल्कुल वेक्टर के सारे रूल लगेंगे, है ना बेटा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नाउ वी विल नो अबाउट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। नोटेड डाउन। यस सर। ओके, है ना। आप अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल एग्जाम्पल्स, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड यू शुड राइट व्हाटएवर आई हैव रिटन, है ना। ये नहीं कह रहा हूं कि मत लिखो, लिख लो, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, वो चीज आप दिमाग में रखिएगा। So I think I have done sufficient explanation for position vector. अब देखो स्मॉल चेंज इन इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, एक ये चीज नोट कर लो, आगे ये काम आएगा, है ना। इनफिनिटेसिमल स्मॉल चेंज मतलब dr, इसको क्या लिखेंगे, dr। तो dr का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मेरा बेटा, dr का रिप्रेजेंटेशन होता है dxi कैप, है ना। x में भी बिल्कुल स्मॉल चेंज होगा, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इस पे डिस्कशन करेंगे, अभी जस्ट लिख लीजिए, है ना। dr का मतलब थोड़ा सा यहां से हल्का से गया, तो हल्का सा यूं जाएगा, तो x में dx, y में dy और z में dz, समझ रहे हैं, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा टेंडिंग टू 0, समझते हैं ना, बिल्कुल थोड़ा। तो बिल्कुल थोड़ा सा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो x में कितना हो गया dx, y में कितना हो गया dy और z में कितना हो गया बाहर की ओर dz हो गया। सो यू कैन रिप्रेजेंट dr का x कंपोनेंट हो गया dx, y कंपोनेंट हो गया dy और z कंपोनेंट हो गया dz।
अगर dr आपका वेक्टर है तो dr क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर. Change in position vector is displacement, you know. So dr is also representing a displacement, but very infinitesimally small displacement. आप क्या कह सकते हैं, dr is representing infinitely infinitesimally small displacement. अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा आपको ये चीज. Come on, let's move to displacement now. So infinitesimally small displacement is represented by dr, that is dxi cap plus dyj cap plus d. Clear है? Note it down also. Now we will understand the concept of displacement in detail and we will see the problems based on that. मिनट और क्लास चलेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट. आप लोग याद करिए, लास्ट टाइम मैंने जब वर्क समझा रहा था मैं वेक्टर में, तब मैंने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया था आप लोगों के लिए और मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. और जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले मैथमेटिकल ही जान लीजिए. तो मैथमेटिकल हम क्या कहते हैं बेटा, चेंज इन फाइनल इनिशियल, हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब दैट इज, एक ही में चाहो तो लिख लो, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. है ना. ऊपर में भी डस्टिंग कर दीजिएगा, बेंच पूरा गंदा है ना, और जैसे वो सब खिड़की उड़की का भी देख लीजिएगा, सब रह गया है, ध्यान से देखो. चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा मेरा बेटा, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आप एस या डी से रिप्रेजेंट करो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा आर, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और यू कैन से आर फाइनल माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, R2 माइनस R1 कुछ भी कह सकते हो. फाइनल अगर R2 है तो R2 माइनस R1. सो यू नो दिस, है ना. जल्दी से नोट करो. फिर जो आप लोगों ने 10th वाला पढ़ा था उस पे मैं थोड़ा मॉडिफाई करके समझाऊंगा करेक्ट, और उसमें जो थोड़ा गड़बड़ स्टेटमेंट था उसको सही कर देंगे, क्योंकि वो भी यूजफुल होता है. ऐसा नहीं है कि जो आपने 10th में पढ़ा वो यूजफुल नहीं है, दैट इज द बेस, तो वो भी यूजफुल है, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे बेटे. हो गया. Yes, sir. Okay, that's nice. So here you have seen the change in position vector, that is final position vector minus initial position vector called displacement. याद रखना बेटा, है ना. ना 10th वाला भूलना है, ना इसको छोड़ना है. ये छोड़ दिए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा. 10th वाला भी याद रखना है, बेसिक होता है ना. तो चलिए 9 10th वाला भी याद रखना है. यहां तक हो गया, ये आपने जाना. अब क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है, जानते हैं कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, है ना, द वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट विल बी
योर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो होगा दैट विल बी योर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन वाला है, इसको कह सकते हैं। सो यू कैन से द लेंथ ऑफ द लाइन, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ ज्वाइनिंग द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ, डिस्टेंस मत कहना क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर होता है, यही बस वहां पे गलती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई बात डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते बेटा। डिस्टेंस पहली बार डिस्टेंस शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट नहीं होता है, इस बात को समझिए। डिस्टेंस वो होता है जो पाथ का लेंथ होता है, जिस पाथ पे आप चलते हैं। तो अगर आप किसी पाथ पे, आप अगर यहाँ चल के ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए आप सर्कल पे चल के जा रहे हैं, सर्कल पे चल के जा रहे हैं और रेडियस आपका r है और आप हाफ सर्कल मूव किए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो, हाफ सर्कल मूव किए तो डिस्टेंस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। बेटा पिटाई खाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा सॉरी सर, लेंथ ऑफ पाथ पाई आर बाई आर, पाई आर होगा सर, पाई आर होगा, 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर बाय 2। आर स्क्वायर क्यों कर रहे हो मेरा बच्चा, एरिया नहीं कर रहे सर, एरिया, एक बच्चे ने 2 पाई आर बाय 2 बोले सर। हाँ 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर, ठीक है ना, Yes, sir. याद रखो, तो पाई आर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं यहां से यहां गया तो ये लेंथ ऑफ पाथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ पाथ हो गया पाई आर, हो गया ना। यस सर। अगर Yes, मैं sir. सरकमफेरेंस, अगर मैं सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा हूं तो लेंथ ऑफ पाथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस डेफिनेशन क्या होगा, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट क्लास में। डिस्टेंस का डेफिनेशन होता है लेंथ ऑफ पाथ। अब जब लेंथ ऑफ पाथ है तो शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है, समझ गए। अगर कोई बॉडी चल के इस पाथ पे जा रही है तो यही लेंथ ऑफ पाथ है, इसमें तो बॉडी चली ही नहीं, तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ कहना या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कहना गलत है। शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कह सकते हो, है ना। डिस्टेंस तो वो होता है जिस पाथ पे चलते हो, अगर मोशन इस पाथ पे हो रहा है तो डिस्टेंस वर्ड यूज मत करिए, है ना। लेंथ ऑफ पाथ कहिए, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, तो वो चलेगा। यानी कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस वर्ड करोगे तो भी चलेगा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पॉसिबल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोलना है क्योंकि डिस्टेंस तो वो होगा जो पाथ होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर जी। तो बेसिकली हम डिस्टेंस वर्ड को ही हटा देंगे, हम कहेंगे द लेंथ ऑफ द पाथ, स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट अलोंग विद डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है ना तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, तो अलोंग विद डायरेक्शन, है ना। सिर्फ ये नहीं कि यहां से यहां भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से यहां भी। अगर ए से बी जा रहे हैं, अगर आप यू है तो आप इनिशियल पॉइंट आपका ए है, दिस इज इनिशियल, और फाइनल क्या हो गया मेरा बेटा, ये फाइनल हो गया, तो हाँ बी हो गया फाइनल। सो द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ इज दिस वन, the straight path joining the initial to final point will be the displacement along with direction, and direction क्या हो जाएगा, a to b, ना कि b to a। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ चलिए अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिखेंगे। याद रखना अभी भी यही मेन डेफिनेशन है, प्रॉब्लम करने में यही ज्यादा काम आएगा, इसको भूलना कभी नहीं है। लेकिन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में बना के क्वेश्चन देगा, उसमें आपको ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी काम आएगा, इसीलिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, the length of the straight path from the initial to the final position along with direction is called displacement। क्या कहेंगे, चुके हो नीचे वाला, it's called displacement। यानी कि अगर कोई बॉडी आपका ऐसे चल के जाता है, देखो ये मान लो ऑरिजिन है, बार बार जोड़ी नहीं कि एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाई, ऑरिजिन को देख लो।
ये ओरिजिन है, इनिशियल पोजीशन ये रहा बॉडी का, ये पाथ है, देखो इस पाथ पे चल के बॉडी जा रहा है, इस पाथ पे चल के बॉडी कोई जा रहा है, ये पाथ है, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन, दिस इज पाथ ऑफ मोशन, इस पाथ पे चल के बॉडी जा रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ मोशन। तो इसी के लेंथ को, पाथ के लेंथ को आप डिस्टेंस कहोगे, पाथ के लेंथ को क्या कहोगे, डिस्टेंस कहोगे। तो यहाँ पे कभी P1 पॉइंट पे था, यहां से चल के बॉडी पहुंच गया P2 पॉइंट पे, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था आपका R1, फाइनल पोजीशन वेक्टर आपका हो गया R2, तो ये पॉइंट हो गया P2 पॉइंट, तो P1 से P2 पहुंच गया। तो जैसे ही आप देखोगे जब P1 से P2 पहुंचा तो आपने क्या पढ़ा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। तो मेरा बच्चा ये इनिशियल रहा, यहां से गुजरा था पार्टिकल किसी समय पे और यहां चला गया, मान लो T1 टाइम पे यहां से गुजरा, और T2 टाइम पे, T1 T2 क्या है, टाइम, T1 टाइम पे बॉडी P1 पे था और T2 टाइम पे बॉडी P2 पे है, तो T1 से T2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, so this is your displacement s is equal to displacement. Is that clear? So the length of the shortest path or the straight path from the initial to final point is the displacement along with direction. Direction is from P1 to P2, not from P2 to P1. Initial से final होता है। अब देखो ट्राइंगल से देख सकते हो, ये origin हो गया, this is origin, this is origin. So from triangle OP1P2, ट्राइंगल OP1P2 से क्या हो जाएगा, देखो ट्राइंगल OP1P2 को ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल रूल से OP1 वेक्टर प्लस P1P2 वेक्टर, यहां से यहां आए और यहां से यहां आए, OP1 प्लस P1P2 वेक्टर विल बी OP2 वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, P1P2 वेक्टर क्या हो जाएगा, P1P2 वेक्टर हो जाएगा OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर, यानी कि P1P2 वेक्टर ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज S। सो डिस्प्लेसमेंट S इज रिप्रेजेंटेड बाय OP2 इज R2 वेक्टर, दैट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और यहीं से वो डेफिनेशन आता है, दैट इज डेल्टा R, change in position vector is called displacement. Clear है? Why change in position vector is called displacement? Is this point clear to everyone? Please tell me. Yes sir. Okay, Yes, that's sir. nice. चलिए जल्दी से बच्चों ये आप नोट कर लो, सारी बातें आप यहाँ पे समझ रहे हैं। ये ओरिजिन है, आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस चाहे तो दिखा सकते, ना भी दिखाओ तो चलेगा, आप कितना बार बार दिखाएं, मन में रख लीजिए, है ना। चलिए प्लीज कंप्लीट दिस नोट। बस एक और, हाँ बोलो सर। जैसे ट्रायंगल रूल लगा के हम लिखे ना OP वेक्टर प्लस OP1 वेक्टर प्लस समथिंग हटे तो सही है। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हो, OP प्लस OP1 कहाँ हमने लिखा है? नहीं सर, OP1 वेक्टर, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 लिखा है। हाँ सर वही पूछ रहे थे सर, बस डायरेक्टली तो हम कर देते ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 करके। डायरेक्ट तो हम कर देंगे, लेकिन वो आया कहाँ से, आया तो ट्रायंगल रूल लगा के ही ना आया है ना। यस उसको निकालने के लिए तो ट्रायंगल रूल लगाओगे ना बेटा, यस बस वो चीज है। हाँ ठीक है, आप डायरेक्ट यूज करो, आपको ट्रायंगल रूल थोड़ी लगाना है, हर क्वेश्चन में थोड़ी ट्रायंगल रूल लगाने जाओगे। अब आई कैप जे कैप के कैप में देंगे तो कौन सा ट्रायंगल रूल लगाओगे बोलो तो, है ना। ट्रायंगल रूल बस डिफाइन करने के लिए हो गया डिफाइन, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चों, ये बात समझा बेटा। हाँ एक बार डिफाइन कर लिया, उसके बाद उसको करना है आराम से, बस ट्रायंगल रूल जो है। ठीक है दीदी, ऐसे हटा देंगे पन्नी सारा, समझ गया बेटा? चलो नोट कर लो। हाँ चलिए ठीक है, अब एक बार डिस्टेंस का भी डेफिनेशन लिख लो, डिस्टेंस क्या होता है ना।
डिस्टेंस को साथ में करते हुए चलेंगे। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? राइट डाउन द लेंथ of the actual path traveled by the body is called distance. The length of the actual path traveled by the body is called distance. चलिए यहां तक कर लीजिए आप लोग। तो बेटे आज यहीं तक रखते हैं। अब मंडे की क्लास में मैं इन पे प्रॉब्लम्स कराऊंगा और आगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब भी बताएंगे। ओके बेटा? सर अभी रहने दीजिए सर, हटाइएगा मत। नहीं मैं हटा नहीं रहा हूँ। यू जस्ट कंप्लीट योर वर्क and on Monday I will discuss about velocity, acceleration, speed after doing some on displacement, few problems on displacement. सर